नमस्कार सभी को। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप और हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पर चर्चा करेंगे। ये थ्योरी किससे संबंधित है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। यह थ्योरी हमारी शरीर में पाई जाने वाली जो मसल सेल्स होती हैं, यह मसल सेल्स किस प्रकार से कॉन्स्ट्रक्शन और रिलेक्शन करती हैं, किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट और रिलेक्शन होती हैं, यानी कि संकुचन और शिथिलन किस प्रकार से होता है इन पेशियों में, मसल्स में। तो इससे रिलेटेड ये थ्योरी है। तो आप और हम लोगों की पेशियों को संकुचन एवं शिथिलन की क्यों आवश्यकता होती है मसल सेल को? जैसे ये देखिए, ये जो हो रहा है, ये संकुचन और शिथिलन, कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलेक्शन मुख्य रूप से ये इस प्रकार से होता है। तो यही थ्योरी मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक थे एच ई हक्सले और जीन मैनसन, और दूसरा जो जोड़ा था एएफ हक्सले और आर नियडर ग्रीक, इन्होंने मुख्य रूप से इस थ्योरी को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। तो देखिए किस प्रकार से बताया जाता है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से इस थ्योरी को दिया था। एच ई हक्सले, जीन मैनसन और एएफ हक्सले तथा आर नियडर ग्रीक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुख्य रूप से इस थ्योरी को बताया था। इससे अपने शरीर में दो सेल्स ऐसी पाई जाती हैं जो आउटर सेंस को रिसीव करने का कार्य करती हैं, यानी बाहरी जो संवेदनाएं होती हैं, इन बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का जो कार्य किया जाता है वह न्यूरॉन्स के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। न्यूरॉन्स के द्वारा, और न्यूरॉन्स के माध्यम से ये मुख्य रूप से मसल सेल्स में भी मुख्य रूप से पहुंचती है, यानी कि न्यूरॉन सेल्स और मसल सेल्स मुख्य रूप से एक्सटर्नल सेंस को रिसीव करते हैं। ये न्यूरॉन्स के माध्यम से, ये आउटर सेंस है, एनवायरमेंटल सेंस है, संवेदना है, यह न्यूरॉन्स के माध्यम से मुख्य रूप से ब्रेन तक पहुंचती हैं। किस प्रकार से ब्रेन तक पहुंचती है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको इसमें स्लाइडिंग थ्योरी पढ़ाना है। तो देखिए, ये कोई मसल सेल है, सॉरी न्यूरॉन सेल, मसल सेल नहीं, ये कोई न्यूरॉन सेल है। ये देखिए, ये मैंने न्यूरॉन सेल बना दी। क्लियर? ये पूरा भाग साइटोन कहलाता है इसका, और ये पूरा भाग मुख्य रूप से क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। ये आप सभी को मुख्य रूप से देखते रहना, स्ट्रक्चर, न्यूरॉन सेल्स की स्ट्रक्चर को देखते रहना। और ये इसमें क्या पाए जाते हैं? ये वेसिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? वेसिकल होते हैं। वेसिकल्स होते हैं। इन वेसिकल्स में मुख्य रूप से एक न्यूरो ट्रांसमीटर भरा रहता है, एसीएच, जिसको कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। मुख्य रूप से भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है? न्यूरो ट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है, जिसको क्या कहा जाता है? एसिटाइल कोलिन, जिसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? एसिटाइल कोलिन के नाम से जाना जाता है इस न्यूरो ट्रांसमीटर को। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और बड़ा बड़ा लिखे देता हूं। ए कोलिन न्यूरो जो ट्रांसमीटर है, ये भरा हुआ रहता है। यही संवेदनाओं को लेकर मस्तिष्क तक जाते हैं, और मस्तिष्क, ब्रेन जो अपना होता है, उन एनवायरमेंट सेंस के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से मोटर नर्व के माध्यम से उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिसके फलस्वरूप वह ऑर्गन उन एनवायरमेंट सेंस के अनुसार जो मोटर नर्व लेकर आई है, उनके अनुसार मुख्य रूप से कार्य करते हैं। तो ये देखिए, फिर यहां से क्या होगा आपके, ये दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा है। ये तो देखिए, ये दूसरा न्यूरॉन अटैच है। फिर ये तीसरा न्यूरॉन। इस प्रकार से न्यूरॉन एक दूसरे से अटैच रहते। तो ये जो रहता है, ये स्थान, इस स्थान को स्नैप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नैप्स के नाम से जाना जाता है। एक न्यूरॉन के टीलोडेंड्रिया दूसरे न्यूरॉन के साइटोन के डेंड्रॉन जो आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने की क्रिया को स्नैप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नैप्सिस के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। ये मतलब आपके बताया जाता है कि इस प्रकार से यहां से जैसे ये एक्सटर्नल सेंस पहुंचे, क्या उद्दीपन हुए इस न्यूरॉन सेल्स में, ये न्यूरॉन सेल्स में ये उद्दीपन मुख्य रूप से इसमें जाएंगे। इस प्रकार से
यहाँ ये वेसिकल में जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है जिसको एसिटाइल कोलिन कह रहा है, ये इन एनवायरमेंट सेंस को लेकर जाता है और यहाँ पहुंचता है। ये जो भरा हुआ पदार्थ है, इस पदार्थ को ही क्या कहा जा रहा है, ACH कहा जा रहा है। यहाँ से फिर ये साइटोन में यूं प्रवेश करेंगे, ऐसे जाएंगे और इस प्रकार से लेते हुए यहाँ ये जो अपना मस्तिष्क है, क्या अपना जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क तक मुख्य रूप से इस प्रकार से संवेदनाएं पहुंच जाती हैं। इस प्रकार से संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और मस्तिष्क से वो संवेदनाएं जो एनवायरमेंट की संवेदनाएं हैं, सेंस हैं, किस प्रकार की हैं, किस ऑर्गन के लिए हैं, तो उनको मुख्य रूप से मोटर नर्व के माध्यम से पर्टिकुलर उस ऑर्गन तक पहुंचा दी जाती हैं। और उस ऑर्गन, वो ऑर्गन काय का बना, मसल सेल्स का बना होता है। काय का बना होता है, मसल सेल्स का। तो जिस कारण से मुख्य रूप से फिर से मसल सेल्स कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स होती हैं, मसल सेल्स कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स होती हैं। तो किस प्रकार से होती है ये देखते हैं। देखिए किस प्रकार से आपके ये अटैच रहते हैं। मैं अब ये वाला न्यूरॉन्स हटाता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए किस प्रकार से संवेदनाएं होती हैं। एक मैं आपको इन न्यूरॉन्स का अटैचमेंट मसल सेल से बता रहा हूं। देखिए ऐसे न्यूरॉन जो मस्तिष्क से संवेदनाओं को लेकर आते हैं उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन और प्लस मसल सेल्स मिलकर मोटर यूनिट बनाती हैं। अभी मैं बता रहा हूं किस प्रकार से। तो देखिए ये क्या है, ये कोई एक मसल सेल है। आपको मैं स्ट्रक्चर पूर्व में पढ़ा चुका हूं मसल सेल्स की, तो आपको मतलब बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, टी ट्यूब्यूल है, टी ट्यूब्यूल, क्लियर। ये स्ट्रक्चर कौन सी है, टी ट्यूब्यूल है। इनके पास में ही मुख्य रूप से क्या पाई जाती हैं, कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी कहा जाता है। ये सिस्टर्नी को क्या होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ये पता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम है। मसल सेल्स में जो सार्कोप्लाज्म, मसल सेल्स में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सामान्य सेल्स में इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जबकि मसल सेल्स में इसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। सामान्य सेल्स में जो बॉडी की अन्य सेल्स होती है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जबकि मसल सेल्स में यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से आपके वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी से मिलकर बने होते हैं। तो वही सिस्टर्नी मैंने यहाँ आपकी बनाई हुई है। इन सिस्टर्नी में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। इन सिस्टर्नी में क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैल्शियम आयन का क्या वो है। अब ये जो मुख्य रूप से इनके बीच में, ये जो इनके बीच में कनेक्शन हो रहा है, ये वाला, ये आपस में यहां जुड़ेंगे तो ये वाला स्थान जो है ये स्नैप्स है। ये क्या है, स्नैप्स स्थान है। इसको जनरली क्या बोला जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूरॉन सेल्स और मसल सेल्स आपस में अटैच हो रही हैं। न्यूरॉन सेल्स और मसल सेल्स के स्नैप्स हैं। ये किसके स्नैप्स हैं, न्यूरॉन सेल और मसल सेल्स के स्नैप्स हैं। तो इस वजह से इनको नाम क्या दे दिया गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ नाम दे दिया। तो लिख दीजिए इस स्थान को क्या नाम दिया गया, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यानी NMJ शॉर्ट में कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं, NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लियर, ये स्पेस में। अब इस स्पेस में अभी मैं बताऊंगा आगे चलकर। अब ये क्या है, ये मसल सेल्स है। ये मसल सेल्स की जो सार्कोलेमा होती है वह अंदर ढसी रहती है, जिसको टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। आप स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए स्केलेटल मसल्स की वाली जो है वो वीडियो देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही ये एनवायरमेंट सेंस जो होते हैं, एनवायरमेंट सेंस हैं, ये सेंस मुख्य रूप से इसके माध्यम से न्यूरॉन्स में पहुंचे और न्यूरॉन्स से मुख्य रूप से ये जा रहे हैं एक्सोन होते हुए और ये वेसिकल से, वेसिकल्स में एक पदार्थ भरा हुआ रहता है जिस पदार्थ को क्या कहा जाता है, ACH, एसिटाइल कोलिन कहा जाता है। ये एसिटाइल कोलिन मुख्य रूप से इसको लेकर जाता है, इन संवेदनाओं को लेकर जा रहा है। जैसे ये
टीलोडेंडिया से होते हुए बाहर जाते हैं तो ये वेसिकल्स फट जाते हैं और ACH को यहां रिलीज कर देते हैं, तो ये लिख दिया ACH, एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन जैसे रिलीज होता है स्नेप्स वाले भाग में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाले भाग में रिलीज होता है जैसे ही, वैसे ही मुख्य रूप से क्या होते हैं, इन पर मुख्य रूप से जो मसल सेल्स की सार्कोलेमा है, इस सार्कोलेमा पर मुख्य रूप से कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जो ACH को रिसीव करने का कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो ACH है वो सीधे के सीधे अंदर प्रवेश कर जाएगा, ऐसा प्रवेश नहीं होता है। ACH के लिए सार्कोलेमा पर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर मुख्य रूप से इनको रिसीव करने का कार्य करते हैं, किनको, ACH को, न्यूरोट्रांसमीटर जिसको कहा जा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर जिसको कहा जा रहा है, उसको रिसीव करने का कार्य करते, इस वजह से इनको रिसेप्टर नाम दे दिया। तो अब ये जो रेड कलर का जो एसिटाइल कोलिन है, इसने रिसीव कर लिया, इसने रिसीव कर लिया, इसने कर लिया, ये देखिए रिसीव कर रहे हैं, रिसेप्टर से बंध गए, ये रिसेप्टर से बंध गए, ये बंध गए, ये देखिए, ये क्या है अपने एसिटाइल कोलिन है, ये क्या है एसिटाइल कोलिन। जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, वैसे ही इस सार्कोलेमा पर, ये क्या है बेटा, सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा में एक विशेष प्रकार का चेंजेज आते हैं, सार्कोलेमा में कुछ विशेष प्रकार के चेंजेज आते हैं। क्या चेंजेज आते हैं कि इनमें मुख्य रूप से क्या होता है, जो सोडियम चैनल पाए जाते हैं, ये सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सोडियम चैनल देखिए, मैं सोडियम चैनल पहले बना देता हूं, फिर चर्चा करते हैं अपन। चलिए, इसमें क्या, यहां ये क्या है, ये पूरा पार्ट जो इसमें सोडियम आइंस पाए जाते हैं, ये क्या है, आउटर भाग जो सोडियम आइंस पाए जाते हैं। देखिए अब क्या है, जैसे ही ACH रिसेप्टर से बाइंड होता है, जुड़ता है, रिसेप्टर से बाइंड होता है, जुड़ता है, तो वैसे ही सार्कोलेमा में एक विशेष प्रकार के चेंज होते हैं कि इनकी सार्कोलेमा के ये जो सोडियम चैनल होते हैं, ये सोडियम चैनल खुल जाते हैं। इनको क्या नाम दिया जा रहा है, रेड कलर के ये जो छिद्र बनाए हैं, इनको क्या नाम दिया जा रहा है, सोडियम चैनल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, सोडियम चैनल। इन छिद्रों को सोडियम चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इन छिद्रों को सोडियम चैनल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सोडियम जो पाई जा रही है, यहाँ सोडियम आयन जो पाए जा रहे हैं इसमें, तो ये सोडियम आयन मुख्य रूप से इससे होते हुए अंदर प्रवेश करते हैं इस प्रकार से। ये प्रवेश कर रहे हैं, देखिए ये प्रवेश कर रहे हैं क्या, और चाहो तो इधर भी प्रवेश कराना, चाहो तो यहां भी एक सोडियम आयन को प्रवेश करा दो। ठीक है, जैसे ही प्रवेश करते हैं तो ये सोडियम आयन कहां पहुंच गए, सार्कोप्लाज्म में पहुंच गए, यानी कि मसल सेल के अंदर प्रवेश कर गए। तो देखिए ये मैंने बना दिए सोडियम, यहाँ सोडियम आयन बना दिए, ये सोडियम आयन बना दिए, ये सोडियम आयन बना दिए। ये सोडियम आयन अंदर कब पहुंचे, जब ACH रिसेप्टर से बाइंड होता है तो सार्कोलेमा में विशेष प्रकार का एक परिवर्तन होता है, जिसके कारण सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। और सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होते हैं तो सोडियम बाहरी माध्यम से, मतलब जो अपना टिश्यू के बीच का जो स्पेस है उस माध्यम से जाकर सार्कोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं, यानी मसल सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही ये मसल सेल के अंदर पहुंचते हैं, जैसे ही ये मसल सेल के अंदर पहुंचते हैं, तो ये सोडियम आयन किससे जुड़ते हैं, ये सोडियम आयन जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो उसके फलस्वरूप मुख्य रूप से ये जो सिस्टर्नी है, क्या ये सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी मुख्य रूप से कैल्शियम रिलीज करती है। ये सिस्टर्नी कैल्शियम रिलीज करती है और कैल्शियम का इस सिस्टर्नी से रिलीज होना बहुत आवश्यक है। कैल्शियम का इस सिस्टर्नी से रिलीज होना बहुत आवश्यक है। तो देखिए ये कैल्शियम आयन रिलीज हुए, ये कैल्शियम आयन रिलीज हुए, ये क्या पाया जा रहा है,
ये मसल सेल में क्या मैंने बताए थे, मायोफाइब्रिल, क्या है, मायोफाइब्रिल। तो ये मैंने मायोफाइब्रिल बना दिए, चलिए ये मायोफाइब्रिल बना दिए। क्या मायोफाइब्रिल में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है, कुछ स्पेशल टाइप के बैंड पाए जाते हैं। क्या ये इनके बीच का स्थान जो रहता है, दो जेड लाइन होती है, दो जेड लाइन के बीच का स्पेस सार्कोमियर कहलाता है। तो ये कह दिया जाए ये कैल्शियम आयन मुख्य रूप से मायोफाइब्रिल्स के अंदर प्रवेश कर गए, यानी सार्कोमियर वाले एरिया में पहुंच गए। कहां पहुंच गए, सार्कोमियर वाले एरिया में पहुंच गए। वहां क्या पाए जाते, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स पाए जाते। एक्टिन के फिलामेंट्स पतले होते हैं, मायोसिन के फिलामेंट मोटे होते हैं। जैसे ही ये कैल्शियम आयन मायोफाइब्रिल्स के अंदर पहुंचते हैं, एक्टिन का जो सक्रिय बिंदु होता है जिस पर मायोसिन के हेड जुड़ने होते हैं, तो ये कैल्शियम आयन एक्टिन के सक्रिय बिंदु पर ट्रोपोनिन जुड़े रहते हैं, और ऐसे ट्रोपोनिन प्रोटीन जुड़े रहते हैं जिसके कारण मुख्य रूप से संकुचन का कार्य नहीं हो पा रहा है, संकुचन का कार्य नहीं हो पा रहा है। कैल्शियम आयन जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वह एक्टिन के सक्रिय बिंदु, एक्टिव बिंदु जो निष्क्रिय डला था ट्रोपोनिन के कारण, ट्रोपोनिन उससे जुड़ा हुआ था, अभी मैं बताऊंगा कैसे जुड़ा हुआ था। तो ट्रोपोनिन जैसे से ये कैल्शियम आयन जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, टीपीसी बनाते हैं। वो ट्रोपोनिन को क्या कहा गया था, टीपीआई, टीपीआई, उस ट्रोपोनिन को क्या कहा जा रहा था, टीपीआई कहा जा रहा था। तो जैसे ही टीपीआई जब तक वहां पाया जा रहा है तब तक मुख्य रूप से क्या होगा, संकुचन की क्रिया नहीं होगी। कैल्शियम आयन जैसे ही पहुंचते हैं तो एक्टिन के सक्रिय बिंदुओं पर पाए जाने वाले ट्रोपोनिन से जुड़कर टीपीसी बना देते, ट्रोपोनिन कैल्शियम बना देते हैं। जैसे ट्रोपोनिन कैल्शियम बनता है तो ट्रोपोनिन का अणु जो रहता है, मॉलिक्यूल जो रहता है, वो विकृत हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, जिसके कारण ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को लेकर उस स्थान से हट जाता है, और मायोसिन का जो हेड होता है, वो मायोसिन का हेड वह ट्रोपोनिन से क्रॉस ब्रिज द्वारा जुड़ जाता है और संकुचन का कार्य इस प्रकार से करता है। इस प्रकार से एक्टिन के तंतुओं को, इस प्रकार से एक्टिन के फिलामेंट को खींचता है। ये खींच रहा है एक्टिन के फिलामेंट को, ये पाए जा रहे हैं एक्टिन के फिलामेंट, ये मायोसिन के हेड, मेरे हैंड है जो मायोसिन के हैंड है। इस प्रकार से ये देखिए ये लेके आ रहे हैं ये, लेकिन मायोसिन ये कार्य एटीपी की उपस्थिति में कर पा रहा, मायोसिन ये कार्य एटीपी की उपस्थिति में कर पा रहा। तो इस प्रकार से ये मसल्स सेल की लंबाई लगभग 35% कम हो जाती है। देखिए मायोफाइब्रिल्स की लंबाई कम होगी। मायोफाइब्रिल्स में क्या पाए जाते हैं, मायोफाइब्रिल्स में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, आई बैंड। तो आई बैंड की लंबाई कम होती है, ए बैंड की कोई लंबाई कम नहीं होती है, और एच जोन रिड्यूस हो जाता है। तो जब ये लंबाई कम हो गई, इतनी लंबाई थी, धीरे धीरे मुख्य रूप से मायोसिन ने एक्टिन के तंतुओं को देखिए खींच के ला रहे, देखिए खींच के ला रहे, देखिए ये। तो ये क्या हुआ, लगभग 35% मुख्य रूप से मसल मायोफ्लामेंट की लंबाई कम हो गई। जब मायोफ्लामेंट की लंबाई कम हुई तो मसल सेल की लंबाई कम हुई, मसल सेल की लंबाई कम हुई तो पूरी पेशी की लंबाई कम हो जाती, यानी कि वह मसल्स कॉन्स्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यानी संकुचित हो गई। क्या हो गई, संकुचित हो गई। अब उसको शीतलन होना है, तो शीतलन के लिए भी एनर्जी आवश्यकता होती। क्यों, क्योंकि जब तक कैल्शियम आयन है, जब तक कोई भी मसल्स सेल रिलैक्स नहीं हो पाएगी। इस कैल्शियम आयन को पुनः होमोजिनेट होमोजिनेट से एनर्जी लेकर मुख्य रूप से किसके, सिस्टर्नी के अंदर प्रेशर से वापस पहुंचाना पड़ता है। होमोजिनेट नामक पदार्थ से एनर्जी लेकर मुख्य रूप से क्या होता है, इन मसल सेल में पाए जाने वाले कैल्शियम आयन को सिस्टर्नी में प्रवेश कराया जाता है। जैसी सिस्टर्नी में प्रवेश कराया जाता है तो पेशी कैसी हो जाती है, मसल सेल कैसी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, और वह मसल सेल के एक्टिन और मायोसिन के तंतु या फिलामेंट अपने पुनः स्थिति में वापस पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से मुख्य रूप से स्लाइडिंग थ्योरी को बताया जाता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से अपन चलेंगे, कैल्शियम आयन इस मसल सेल के मायोफ्लामेंट के सार्कोमियर में प्रवेश कर गए, तो अब वहां सार्कोमियर किस प्रकार से कार्य करेगा, तो ये देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं मिटाने जा रहा हूं। देखिए अब मैं क्या बता रहा हूं, ये
मायोफाइब्रिल्स हैं। ये क्या है? मायोफाइब्रिल्स हैं। मायोफाइब्रिल्स में ये एक लाइन पाई जाती है, एक ये लाइन पाई जाती है। इन लाइन को क्या कहा जाता है बच्चों? जेड लाइन। इस लाइन को भी क्या कहा जाता है? जेड लाइन। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अभी आप और हम लोग एक लाइन और बना देंगे। चलिए बना ही देते हैं, क्या के लिए बाद का रट्टा छोड़ें। जो लो, ये भी कौन सी लाइन हो गई? अपनी जेड लाइन हो गई। ठीक है, अब मुख्य रूप से यहां जो ये क्या पाए जाते हैं? एक्टिन। एक्टिन के इस प्रकार से होते हैं। ये फाइब्रस प्रोटीन होती है, ये लीजिए, इस प्रकार से पाए जाते हैं ये एक्टिन के फिलामेंट। पतले होते हैं, थिन होते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा मैं ये तीसरा ये बन गया ये। ठीक है, तो ये आपके क्या है? एक्टिन प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट हैं। एक्टिन प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट होते हैं। दूसरा, इनके सेंटर में एक लाइन और पाई जाती है, जिस लाइन को एम लाइन कहा जाता है। ये कौन से होते हैं? देखिए, देखिए, ठीक है, ये मैं बना रहा हूं। ये आपके क्या बनाए गए हैं? ये मायोसिन के फिलामेंट बन रहे हैं। बीच में एम लाइन है। एम लाइन इसको नाम क्यों दिया गया था, आप बता सकते हैं? मिडिल में, सेंटर में स्थित थी। क्या? मिडिल में, सेंटर में मुख्य रूप से जो आपके ये मायोसिन के फिलामेंट है, मायोसिन के फिलामेंट के जस्ट सेंटर में स्थित थे, इस वजह से इसको नाम दे दिया। तो इनको कौन से फिलामेंट नाम दे दिया जाए? मायोसिन। और इनको क्या नाम दे दिया जाए? एक्टिन फिलामेंट। ये थिन होते हैं और ये थिक होते हैं। क्या? अब आपको ध्यान में ये रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि सीधे सीधे ये पूरा मैंने बना दिया। तो ये ध्यान में रखना है कि सीधे सीधे मुख्य रूप से मायोसिन थिक होते, मोटे होते, एक्टिन पतले होते। ये ब्लू कलर के जो हैं वह एक्टिन है, और ब्लैक कलर के जो मैंने बनाए वह क्या है? थिक है, यानी पतले, मायोसिन प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। जैसे ही मुख्य रूप से इनके अंदर यहां से आपको क्या कर रहे हैं? कैल्शियम आयन को प्रवेश कराना है। क्या? कैल्शियम, पीछे देखिए, समझ के आइए, पीछे आप समझ के आइए कि मुख्य रूप से मैंने क्या किया था? कैल्शियम आयन को प्रवेश कराया था। तो ये कैल्शियम आयन सार्कोमियर के अंदर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? सार्कोमियर के अंदर पहुंच गए। सार्कोमियर क्या होता है? दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को सार्कोमियर कहते हैं। ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, इसके बीच के स्पेस को सार्कोमियर कह दिया। कैल्शियम आयन जैसे ही पहुंचते हैं तो एक्टिन के इन एंड पर
मायोसिन जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मायोसिन क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्योंकि यहां ट्रोपोनिन इनहिबिटिंग नामक प्रोटीन पाई जाती है जो मायोसिन के हेड को इस हेड से जुड़ने के लिए रोकने का कार्य करती है। मायोसिन के हेड को इस हेड से जुड़ने के लिए रोकने का कार्य मुख्य रूप से करते। इस कारण से संकुचन की क्रिया नहीं हो पाती। यदि इस टीपीआई को मतलब ट्रोपोनिन इनहिबिटिंग को यहां से हटा दिया जाए तो ये स्लाइडिंग की थ्योरी हो सकती। हटाने के लिए मुख्य रूप से क्या होगा? ये जो कैल्शियम आयन है, ये कैल्शियम आयन यहां पाई जाने वाली ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं। ये कैल्शियम आयन मुख्य रूप से जो है यहां पाई जाने वाली ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन, और यहां ये है ट्रोपोनिन, आप ध्यान में रख लीजिए। तो जैसे ये कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं तो वैसे ही मुख्य रूप से यहां से ये इनका जो ट्रोपोनिन का जो अणु होता है वह विकृत हो जाता है, वह अपने शेप को मुख्य रूप से चेंज कर लेता है। जैसे ही शेप चेंज होता है तो वह ट्रोपोमायोसिन को लेकर यहां से हट जाता है। तो जैसे ही हटता है, जैसे देखिए मैं हट रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इनका जैसे ही हटता है तो ये मायोसिन के तंतु इस एक्टिन से क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। ये देखिए ये जुड़ गए, क्रॉस ब्रिज के माध्यम से जुड़ जाते हैं। लेकिन मायोसिन को जुड़ने के लिए, मायोसिन को देखिए ये पाया जा रहा है जैसे तंतु, कोई ये तंतु किसका पाया जा रहा है? ये और ये तंतु आपका फिलामेंट किसका है? एक्टिन का है। ये आपका काय का है? देखना ध्यान से, ये मुख्य रूप से किस चीज का है? मायोसिन का है। अब यहां जुड़ने के लिए मुख्य रूप से इसको टीपीआई को हटाना पड़ेगा। इस हेड पर मुख्य रूप से एक टीपीआई पाया जाता है, ट्रोपोनिन इनहिबिटिंग। इस जगह ये मैं जो हिला रहा हूं, ट्रोपोनिन इनहिबिटिंग पाया जाता है इस प्लेस पर। तो यहां से टीपीआई को हटाना है। टीपीआई कब हटेगा? जब ट्रोपोनिन से कैल्शियम आके जुड़ेगा। जैसे ट्रोपोनिन से कैल्शियम आके मुख्य रूप से जुड़ता है तो वह टीपीसी बन जाता है। अब मुख्य रूप से टीपीसी जैसे ही बना तो ट्रोपोनिन का जो शेप था वह विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वह ट्रोपोमायोसिन को वहां से लेकर अलग हो जाता है। जिस कारण से देखिए, अब ये मायोसिन बता रहा हूं, जिस कारण से ये ब्लैक कलर का मायोसिन का जो हेड है वह इससे जुड़ता है, यहां जुड़ता है, ये इस प्रकार से जुड़ता है। तो जुड़ने के लिए इस मायोसिन में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मायोसिन के जो फिलामेंट्स होते हैं, या मतलब ये कहा जाए इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके हेड वाले भाग पर यहाँ एटीपी पाई जाती है। तो ये एटीपी क्या, ये जो एटीपी जैसे ये वाला भाग, ये यहाँ क्या एटीपी है, ये एटीपी हाइड्रोलाइज होकर, जल अपघटित होकर क्या बनाता है? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। क्या एनर्जी मुख्य रूप से रिलीज हो जाती है। तो उस एनर्जी के माध्यम से क्या, उस एनर्जी के माध्यम से ये जो हेड है इससे क्रॉस ब्रिज बना लेता है। ये हेड मुख्य रूप से क्या बना लेता है? क्रॉस ब्रिज बना लेता है, यानी कि पकड़ लेता है। ये पकड़ लिया, ये पकड़ गया। अब जैसे ये पकड़ता है, जैसे ही मायोसिन ने मुख्य रूप से, जैसे मैं अब बता रहा हूं, मायोसिन ये मेरे हैंड है और मैंने मुख्य रूप से इनको पकड़ लिया। इधर मुख्य रूप से मेरे ये हैंड है, मैंने इसको पकड़ लिया दोनों साइड के, भाई एक इस साइड के और इस साइड के, इन दोनों जेड लाइन में पाई जा रही बीच वाली तो मायोसिन है, और ये इधर भी पकड़ लिया, इधर भी पकड़ लिया। देखिए ये पकड़ लिए, अब इसको इस प्रकार से लेके आ रहे हैं, ये ऐसे लाते हैं। तो अब आगे कैसे और स्लाइडिंग कराना है, पूर्ण रूप से मसल स्लाइडिंग हो नहीं रही है, तो इसको छोड़ना है। छोड़ेंगे जब मुख्य रूप से मायोसिन को फिर से एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी पकड़ने के लिए, तो फिर से एटीपी को प्राप्त करके, अब इसको मुझे पकड़ना पड़ेगा, एटीपी को प्राप्त करके यहां पकड़ लेता है। ऐसे ही यहां पकड़ लेता, तो फिर और नजदीक लेके आता है, और नजदीक लेकर आया, ऐसे ये इतने नजदीक ले आता है, लगभग किसी भी मसल सेल की, मतलब किसी भी मसल फाइबर यानी फाइब्रिल की, मायोफाइब्रिल जिनको कहा जा रहा है, उनकी लंबाई लगभग 35% घट जाती है।
जिसके फलस्वरूप अभी भी मैं बताऊंगा भाई, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, सीधे सीधे ए बैंड पर तो कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए ये वाला जो एरिया ये ए बैंड है, ये वाला जो एरिया ए बैंड, तो इनके तंतु यहां इस प्रकार से आएंगे तो इतनी लंबाई कम हो जाएगी, तो ए बैंड के ऊपर चढ़ेंगे, ए बैंड के ऊपर मुख्य रूप से चढ़ जाते हैं। तो ए बैंड के ऊपर जैसे ही चढ़ते हैं तो ए बैंड पर तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन आई बैंड जो होता है वह डिक्रिएज हो जाता है। आई बैंड कैसा हो जाता है, डिक्रिएज हो जाता है। तो जो ये मायोफिलामेंट मायोसिन के हैं वह मुख्य रूप से इस जेड लाइन से टकरा जाते हैं, यानी कि जेड लाइन भी इधर खिंच के आएगी, जेड लाइन भी इधर खिंच के आएगी, तो जिसके कारण दोनों जेड लाइन पास पास में मुख्य रूप से आ जाती है। तो जिसके कारण ये मायोसिन के जो फिलामेंट है वो इन जेड लाइन से टकरा जाते हैं, यानी कि टच हो जाते हैं। तो जिसके कारण एच जॉन रिड्यूज हो जाता। अब एच जॉन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एच जॉन ए बैंड का वह स्थान होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट पाए जाते, थिन फिलामेंट नहीं होते हैं। तो देखिए ये वाला एरिया नहीं, यहां से देखिए मैं रेड से बता रहा हूं, यहां से ये वाला जो एरिया सिर्फ है, ये वाला जो एरिया है, सिर्फ ये वाला एरिया, ये एरिया क्या कहलाता है, एच जोन कहलाता है। तो एच जोन तो क्या हो गया, एच जोन के ऊपर ये चढ़ गए तो एच जोन तो रिड्यूज हो गया, ए बैंड पर कोई असर नहीं पड़ा, और आई बैंड जो होता है वह आई बैंड डिक्रिएज हो जाता है, जिसके कारण मसल्स अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। अब क्या हमेशा कॉन्ट्रैक्ट स्थिति में बनी रहेगी मसल्स छोटी बनी रहेगी? इसको मुख्य रूप से पुनः शिथिलन होना है, तो शिथिलन अभी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले इसको मैं छोटा करके बता देता हूं, देखिए किस प्रकार से ये छोटी होती है। यानी कि ये कहा जाए एक्टिन मायोसिन के ऊपर फिसल रही है, इस प्रकार से एक्टिन मायोसिन के ऊपर फिसल रही, तो फिसल रही चूंकि इस वजह से इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नाम दे दिया। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर फिसलते हैं, इस वजह से इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नाम दिया था। इसको सबसे पहले किसने खोजा था, एच.ई. हक्सले और जीन मैनसन, तथा दूसरा जो जोड़ा था वह ए.एफ. हक्सले और आर निएडर ग्रीक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मुख्य रूप से इस स्लाइडिंग थ्योरी को बताया था। देखिए क्या कैसी लंबाई इनकी कम होती है। तो ये जेड लाइन जो है, इस जेड लाइन को मैं सेंटर में पुनः ला देता हूं, वहीं की वहीं देखिए, देखिए ये जेड लाइन यहां पहले पाई जा रही थी, ये इस जगह, और ये जेड लाइन यहां पाई जा रही थी इस जगह। अब जब मुख्य रूप से क्या हुआ, सीधे सीधे क्या हुआ, मसल्स कॉन्स्ट्रैक्ट हुई, तो मसल्स कॉन्स्ट्रैक्ट हुई तो ये जो जेड लाइन है, ये जेड लाइन खिसक कर कहां पहुंच गई, इस जगह पहुंच गई। ये मुख्य रूप से कहां पहुंच गई, इस जगह पहुंच गई। इसको अब हटा दीजिए, इधर इसको हटा दीजिए, ये लीजिए। तो ये जेड लाइन खिसक कर इधर पहुंच गई, क्यों, क्योंकि ये थी जेड लाइन। अब मायोसिन के फिलामेंट एक्टिन के फिलामेंट को पकड़ बना चुके क्रॉस ब्रिज के माध्यम से, देखिए ये कहीं लिखा है, ये क्रॉस ब्रिज के माध्यम से पकड़ चुके। अब ये मायोसिन के फिलामेंट एक्टिन के फिलामेंट को यूं खींच रहे हैं, और पास फैला रहा है। तो जब एक्टिन के फिलामेंट के बीच में ये लाइन पाई जाती है, जेड लाइन, तो जेड लाइन भी तो खिसकेगी भाई, जेड लाइन भी तो खिसकेगी। तो जिसके कारण ये जेड लाइन यहां आ गई। तो क्या हुआ कि सीधे सीधे मैं अब इसको इस प्रकार से नहीं, मैं लाइन बना के सीधे सीधे बना दूंगा कि ये कौन से तंतु थे, एक्टिन के, ये लीजिए ये एक्टिन के फिलामेंट, और ये ब्लैक वाले कौन से मैंने बनाए थे, मायोसिन के। तो ये मायोसिन के भी इससे जुड़ गए, मायोसिन के भी मुख्य रूप से जुड़ गए। फिर आपके क्या, ये पुनः एक्टिन के, ये देखिए फिर तो इस कारण से क्या हुआ कि ये एक्टिन के तंतु एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, मायोसिन के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके कारण एच जोन तो रिड्यूस हो गया, ए बैंड की पर कोई असर नहीं पड़ा लंबाई पर,
लेकिन आई बैंड जो था वो आई बैंड डिक्रीज हो गया, क्योंकि आई बैंड इस वाले को कहा जा रहा है, आई बैंड इस वाले एरिया को कहा जा रहा है, जहां ऐसा आई एरिया जिस पर सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट पाए जाते उसको आई बैंड कहा जा रहा है, तो वो खिसक कर इधर आ गया। तो इस वजह से ये मायोफाइब्रिल्स की लंबाई लगभग 35% कम हो जाती है। जब मायोफाइब्रिल्स की लंबाई कम होगी तो मुख्य रूप से क्या होगा, मसल सेल की लंबाई कम होगी। जब मसल सेल की लंबाई कम होगी तो निश्चित तौर पर किसी भी मसल्स या पेशी की लंबाई कम हो जाती है, यानी उस दौरान पेशी की लंबाई कम हुई है, उस दौरान कोई पेशी संकुचन अवस्था में है, कॉन्स्ट्रिक्ट अवस्था में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब क्या जीवन भर मुख्य रूप से कॉन्स्ट्रिक्ट अवस्था में बनी रहेगी? जीवन भर कॉन्स्ट्रिक्ट अवस्था में बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी, क्योंकि शिथिलन भाई ऐसे ही करे रहेंगे, नहीं ये लो आजा, मैं जा रहा हूँ ये बॉडी दिखाने, मैं बॉडी बना के दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऐसे ही थोड़ी बड़े बड़े भाई, इसको ऐसे भी तो करेंगे। रिलैक्स भी अवस्था में आएगी, तो रिलैक्स अवस्था में जब आएगी, जब ये कैल्शियम आयन को, इन कैल्शियम आयन को सिस्टर्नी में वापस पहुंचा दिया जाए जहां से निकले थे, तो सिस्टर्नी में वापस पहुंचाने के लिए फिर से एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है इन पेशियों को, फिलामेंट्स को। तो स्वाभाविक क्या किया जाता है, मसल्स होमोजेनेट नामक एक पदार्थ होता, उस मसल्स होमोजेनेट नामक पदार्थ से ये एनर्जी लेकर मुख्य रूप से सिस्टर्नी में पुनः वापस पहुंचा देते, जिसके कारण मसल्स रिलैक्स हो जाती है, यानी शिथिल हो जाती। इस प्रकार से लगातार कॉन्स्ट्रिक्ट रिलैक्स मसल्स होती रहती हैं, यानी कि मतलब इसमें एक्टिन और मायोसिन के तंतु एक दूसरे के ऊपर खिसकते हैं। इस वजह से इस थ्योरी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो बोलिए, अब समझ में आया कि नहीं आया है? समझ में आया कि नहीं? कैसे शुरुआत होगी? देखिए शीतलन की क्रिया कैसे होगी। कैल्शियम आयन को कहां पहुंचा दिया गया? कैल्शियम आयन को वापस कहां पहुंचा दिया गया? सिस्टर्नी में। ध्यान है कि नहीं? चलिए एक बार पुनः मैं बता देता हूं। देखिए ये क्या पाया जा रहा है, मायोफाइब्रिल्स कैल्शियम आयन यहां से यहां पहुंचे। ये कैल्शियम आयन मुख्य रूप से कहां पहुंच गए? ये कैल्शियम आयन इस सिस्टर्नी के अंदर पहुंच गए। जैसे सिस्टर्नी के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ के ये जो सोडियम आयन थे, ये सोडियम आयन इन सोडियम चैनल से होते हुए बाहर आ जाते हैं, सोडियम चैनल से होते हुए बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से मुख्य रूप से, और उधर उद्दीपन मिलना तो बंद हो ही गए, तो इस प्रकार से मसल्स पुनः रिलैक्स अवस्था में आ जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के द्वारा समझाया जाता है। अब बताएं बच्चों, क्या समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए, चित्र तो मैं मिटा चुका हूं, अब पुनः तो मैं बना नहीं रहा हूं अब, लेकिन मैं आपको लाइनियर डायग्राम के माध्यम से एक बार पुनः बता देता हूं। लाइनियर डायग्राम के माध्यम से एक बार मैं पुनः बता देता हूं। तो चलिए देखिए, इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ये विशेष ध्यान रखना, ये क्रॉस ब्रिज है। अब ये इनका ये जुड़ना जो हुआ था, विशेष तौर पर वहां न्यूरॉन्स थे और मसल सेल जुड़े थे, न्यूरॉन और मसल सेल, ये कुछ चीजें बताना था उधर। न्यूरॉन, क्या न्यूरॉन मोटर वाले, मोटर न्यूरॉन, चलिए पुनः द्वारा से ही लिख रहा हूं, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल्स सेल, मसल सेल्स ये जुड़ गए। इसको क्या कहा जाता है? इनको, इनके जुड़ने को आपस में क्या कहते हैं? मोटर यूनिट। मोटर यूनिट, विशेष ध्यान रख लीजिए, मोटर यूनिट यदि क्वेश्चन आता है मोटर यूनिट क्या होता है तो आपको क्या बताना है? मोटर न्यूरॉन और मसल सेल को एक साथ मोटर न्यूरॉन कहते हैं। अब कोई पूछ रहे मोटर न्यूरॉन क्या होती है? यानी ब्रेन से मुख्य रूप से जो संवेदनाएं लेकर मसल सेल्स तक आती हैं, ब्रेन से संवेदनाएं लेकर किसी ऑर्गन की मसल सेल्स तक आते हैं, तो उनको मोटर न्यूरॉन नाम दिया जाता है। उनको क्या नाम दिया जाता है? मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन किससे जुड़ी? उस मसल सेल से जुड़ रही थी, उस मसल सेल से, तो उन दोनों को क्या कह दिया? मोटर यूनिट कह दिया, मोटर यूनिट कहा जाता है। विशेष ध्यान आपको ये रखना है, क्या मोटर न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। तो अब मैं मुख्य रूप से बता रहा हूं दूसरी चीज, क्या परिवर्तन क्या हुआ था मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के दौरान, ये एक बार फिर से सुन लीजिए। ए बैंड जो था, ए बैंड पर कोई असर नहीं पड़ा।
आई बैंड जो था, आई बैंड डिक्रीज हो गया और एच जोन रिड्यूस हो जाता है, एच जोन रिड्यूस हो जाता है। ये क्वेश्चंस नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि स्लाइडिंग थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के फलस्वरूप कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या हो घटनाएं घटित होती हैं। तो क्या घटनाएं मुख्य रूप से होती, इन ए बैंड और आई बैंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये पूछ लिया जाए। तो ए बैंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आई बैंड डिक्रीज हो जाता है यानी छोटा हो जाता है, और जो एच जोन था वह एच जोन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आप अच्छे ढंग से समझ लें, ध्यान रख लें। अब मैं लाइनियर एक लिखकर बता देता हूं कि किस प्रकार से क्या क्या प्रक्रिया होती हैं। तो इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए। देखिए क्या क्या असर पड़ा। सबसे पहले क्या हुआ, ये मैं पुनः डायग्राम एक बार पुनः बनाने को जा रहा हूं, थोड़ा सा, जिससे डायग्राम बना रहेगा तो आपको समझने और मुझे समझाने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ ये वेसिकल्स थे, इन वेसिकल्स में मैं रेड रेड पदार्थ पुनः भर रहा हूं जो संवेदनाओं को लेकर आए और इस स्थान पर फट गए। इस स्थान पर ये स्थान क्या कहलाए, ये वाले स्थान NMJ, विशेष ध्यान रख लें, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, NMJ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इसको क्या कहा जाता है, ACH यानी एसिटाइल कोलिन। इसको क्या कहा जाता है, ACH कहा जाता है, एसिटाइल कोलिन के नाम से जाना जाता है। अब अपने को बताना है कि लिखित में बताना है कि क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले मुख्य रूप से क्या होगा, इसको मैं मिटा दूं कि बना रहने दे, चलिए। रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर, यानी सबसे पहले क्या होगा, इस ये संवेदनाएं आ रही हैं तो ये वेसिकल से टकराई, वेसिकल्स बाहर आए और वेसिकल्स फट जाते। वेसिकल्स में क्या भरा हुआ था, ट्रांसमीटर भरा रहता था, जिसको ACH कहा गया। क्या कहा गया, ACH कहा गया। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर, इसी वजह से लिखा रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर एट NMJ, यानी कहां पर रिलीज होता है ये ट्रांसमीटर, थोड़ा सा ऊपर लिखें क्योंकि काफी लिखना है। रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर एट NMJ, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर मुख्य रूप से ट्रांसमीटर रिलीज हो गया। इस न्यूरो ट्रांसमीटर, सॉरी ट्रांसमीटर लिखा हुआ है, इसको पूरा नाम क्या लिखा जाएगा, न्यूरो ट्रांसमीटर। मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों, पूरा नाम आना चाहिए, न्यूरो ट्रांसमीटर, भैया बड़ा TRAN है, चलिए ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। इससे पहले क्या लिख दूं, रिलीज, क्या रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर एट NMJ। उस न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम क्या है, ACH, जिससे ध्यान रखना ACH। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज होता है तो यह मुख्य रूप से किससे बाइंड अप होता है। देखिए यहां ये क्या पाए जाते थे, मैं अब एक एक ही बना रहा हूं, ये रिसेप्टर पाए जा रहे हैं बच्चों, ये क्या पाए जा रहे हैं, रिसेप्टर पाए जा रहे हैं। तो ये जो आपके ACH हैं, ये ACH यहां जुड़ गए आके, ये लो मैंने ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, रिसेप्टर से ACH जुड़ गए, रिसेप्टर से जुड़ गए ACH। तो यहां अब क्या लिख दिया जाएगा, वाइंडिंग ऑफ ACH टू रिसेप्टर, लिख दीजिए वाइंडिंग क्या लिखा जाए, वाइंडिंग ऑफ ACH, वाइंडिंग ऑफ ACH टू
रिसेप्टर, ये मैंने मुख्य रूप से क्या कर दिए, इन ACH को रिसेप्टर से बाइंड कर दिया, इन रिसेप्टर से बाइंड कर दिया। तो फिर क्या होता था, ध्यान है कि ये चैनल जो थे, ये सोडियम चैनल जिनको कहा जा रहा था, ये सोडियम चैनल ओपन हो जाते थे। क्या, ये मैंने लिख दिए, ये जो सोडियम चैनल है, ये जो सोडियम चैनल है, जैसे ही मुख्य रूप से ACH से रिसेप्टर ज्वाइंट होते हैं, वैसे ही ये सोडियम उस सार्कोलेमा पर परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप सोडियम चैनल खुल जाते हैं, सोडियम चैनल। तो ये सोडियम चैनल खुले और सोडियम चैनल से सोडियम अंदर सार्कोप्लाज्म में प्रवेश कर जाते हैं। तो अपना सेकंड पॉइंट क्या था, सोडियम चैनल ओपन। यहां क्या लिख दिया जाए, सोडियम चैनल ओपन हो गए। क्लियर, सोडियम चैनल मुख्य रूप से पूर्ण रूप से ओपन हो गए। जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होती हैं, वैसे ही ये जो सेल थी वो डिपोलराइज्ड हो जाती है। क्या, अगला पॉइंट क्या आएगा, मसल सेल्स डिपोलराइज। अब कोई कहे कि डिपोलराइज कैसे होती है, भाई सब पहले सामान्य अवस्था में सेल डली थी, वो पोलराइज थी, पोलराइज थी। जैसे उसको उद्दीपन दिए गए, सेंस दिए गए, तो ACH रिलीज हुआ। वो ACH मुख्य रूप से मसल सेल के रिसेप्टर से ज्वाइंट हुआ, तो सोडियम चैनल अंदर प्रवेश किए, सोडियम चैनल अंदर जैसे प्रवेश किए तो वो सेल डिपोलराइड हो गई। वो सेल मुख्य रूप से क्या हो जाती, डिपोलराइड हो जाती, यानी एंट्री सोडियम इन ऑल पार्ट में। तो यहां क्या लिख दूं, एंट्री सोडियम आयन, एंट्री मुख्य रूप से सोडियम आयन हो गई। ठीक है, तो डिपोलराइड नहीं, सॉरी, डिपोलराइड कहां लिखा है, यहां लिखा है ना, तो सोडियम आयन के एंट्री से इन ऑल पार्ट में। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब मुख्य रूप से क्या होगा, जब सोडियम आयन यहां प्रवेश किए तो यहां क्या पाए जाते थे बच्चों, मैंने क्या बताए थे, ध्यान है क्या, सिस्टर्नी। क्या पाए जाते थे, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी किसका भाग होते हैं, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई मसल सेल में इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, लेकिन मैंने बच्चों आपके चाहो तो ये, चलो मैं पूरा नाम लिखे देता हूं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इन सिस्टर्नी से मुख्य रूप से क्या होते हैं, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। तो ये क्या हुआ, कैल्शियम आयन रिलीज, कैल्शियम आयन रिलीज किए। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज करते हैं तो ये किससे जुड़ते हैं, ये कैल्शियम आयन किससे जुड़ते हैं, एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइट पर, एक्टिव साइट पर जैसे जुड़ते हैं तो वहां मुख्य रूप से उसके बाद ये जो मायोसिन होते हैं, ये मायोसिन होते हैं, वह मायोसिन अटैच टू एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के एक्टिव साइट से कैल्शियम आयन अटैच हो गए, कैल्शियम आयन अटैच हुए तो क्या हो, मायोसिन जो थे फिलामेंट, वो मायोसिन फिलामेंट अटैच टू एक्टिन फिलामेंट से, तो एक्टिन फिलामेंट से, तो ये जो जुड़ने का कार्य हो रहा है वो एटीपी एंजाइम्स, एटीपी के द्वारा मुख्य रूप से क्या ली जा रही, एनर्जी ले जा रही, जिसके फलस्वरूप एडीपी और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाता है। कैसे बनता है, तो यहाँ ये देख लीजिए, ये एटीपी है, ये मायोसिन ने मुख्य रूप से क्या हाइड्रोलाइज हुआ H2O, जिसके फलस्वरूप क्या बन गया, एडीपी बन गया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो जिसके फलस्वरूप अपने को ऊर्जा मिली और ऊर्जा से ये इससे जुड़ गया और क्या बनाया, क्रॉस ब्रिज बनाया। ये क्रॉस ब्रिज किसके बीच में बना, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट के बीच में बना। तो उसके बाद क्या हुआ, मायो फाइब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट फेज में आ गए, मायोफाइब्रस किस फेज में आ गए, कॉन्ट्रैक्ट फेज में आ गए, यानी कि बोल सकते हैं मसल्स सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, मसल सेल क्या हो गई,
कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस मुख्य रूप से होती है। अब यदि इसको रिलैक्स होना है, इसको मुख्य रूप से क्या होना है, रिलैक्स होना है, तो उस दौरान क्या होगा कि ये जो मुख्य रूप से थी कंडीशन कि पहले इनके क्रॉस ब्रिज हटेंगे, यानी कैल्शियम आयन एक्टिन पॉइंट से हटकर सिस्टर्नी में प्रवेश करेगी, तो कैल्शियम आयन हटकर प्रवेश करेगी तो क्रॉस ब्रिज विक्षिप्त हो जाएंगे, क्रॉस ब्रिज विक्षिप्त हो जाएंगे तो शीतलन अवस्था में आ जाएगी, और ये पुनः इस प्रकार से आके ये सोडियम चैनल, जो ये सोडियम आयन इसके थे, ये सोडियम आयन बाहर निकल जाएंगे और पुनः सेल, जो मसल सेल है, वो रिलैक्स अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार से ये लगातार स्लाइडिंग और फिलामेंट थ्योरी चलती रहती है। इस प्रकार से लगातार देखिए चल रही है, ये देखिए चल रही है। अब कैल्शियम आयन इससे जुड़ रहे हैं, कैल्शियम आयन किससे, टीपी से जुड़े, यहां से मतलब अब इनका मैं जुड़ना अलग से बता देता हूं। देखिए कैल्शियम आयन क्या हुआ था, कैल्शियम आयन जैसे रिलीज हुए तो कैल्शियम आयन से क्या हुआ, कौन कौन से पॉइंट मुख्य रूप से निर्धारित होंगे, तो कैल्शियम आयन से सबसे पहले कैल्शियम आयन टीपी से जुड़े। टीपी का मतलब ट्रोपोनिन प्रोटीन, टीपी का मतलब प्रोटीन, भाई एक्टिन के एक्टिव साइट पर क्या पाए जाते थे, ट्रोपोनिन प्रोटीन पाए जाते हैं। जो ट्रोपोनिन प्रोटीन जब तक यहां जुड़ी है तब तक मुख्य रूप से मायोसिन का हेड एक्टिन के हेड से जुड़ नहीं सकता है, तो ये कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जाकर जुड़ गए, ये लोग मैंने जोड़ दिया। जैसे ये जुड़ते हैं तो वैसे ट्रोपोनिन का जो अणु था वह विकृत हो जाता है, जुड़ने के बाद ट्रोपोनिन का अणु क्या हो गया, विकृत हो गया, तो ये ट्रोपोनिन का अणु ट्रोपोमायोसिन को लेकर वहां से हट जाता है, वहां से हट जाता है, तो जिसके फलस्वरूप क्रॉस ब्रिज बन जाता है। तो ये इसका मतलब ट्रोपोनिन विकृत हो गई, यानी शेप साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उसके बाद मुख्य रूप से क्या होगा, मायोसिन, फिर क्या होगा, मायोसिन, यहां पूरा मैं लिख दूं, जुड़ने के बाद कौन सी प्रोटीन, टीपी की शेप विकृत हो जाती है। विकृत जैसी होती है तो वह एक्टिन के एक्टिव साइट को छोड़कर मुख्य रूप से हट जाती है। जैसे ही एक्टिन के एक्टिव साइट को छोड़ा जाता है वैसे ही मुख्य रूप से क्या होते हैं, मायोसिन के हेड एटीपी से एनर्जी लेकर एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज बना देते हैं, और क्रॉस ब्रिज बना देते हैं तो मुख्य रूप से ये लो, इस प्रकार से ये क्रिया। तो यही पूरी की पूरी थ्योरी मुख्य रूप से क्या होती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के रूप में जानी जाती है। तो इसका ले लीजिए भाई, इसके थोड़ा सा टिपिकल तो है, यदि जो चीज़ समझ में नहीं आया, मेरे सामने बैठे हुए जो छात्र हैं यदि चाहें तो पूछ सकते हैं, और मेरे ऐसे साथी जो मुझे अदृश्य रूप में वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और लगातार सब्सक्राइब मेरे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो साथियों से विनम्र अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि निश्चित तौर पर कमेंट्स में आकर पूछें, और चैनल को मेरे लगातार सराहना करते रहें, और सब्सक्राइब करते रहें, और सब्सक्राइब करवाते रहें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, डन। चलिए।